नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर मुख्यमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की निगाहें भी टिकी हुई है। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी अब तक सीएम को 5 दफा समन जारी कर चुकी है, पर किसी भी समन पर मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। मिल रहे हैं और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच गए। बैठक में पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और आज लगभग नक्सली खात्मे की कगार पर है। उन्होंने संसाधनों के साथ ही आर्थिक सहयोग भी पूरे किए जाने पर जोर दिया। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन मामले पर सुनवाई पर कहा कि कानूनी कार्रवाई कानूनी तरीके से चल रही है और कानून के पास जो सच है उसको रखा जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत की दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विज्ञान भवन पहुंच रहे हैं। विज्ञान भवन में आज नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक है, उस पर बात करेंगे। सर, आज किन किन मुद्दों को आप रखेंगे अपनी तरफ से? देखिए, आप सबको पता है कि झारखंड भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और आज तो लगभग खत्म के कगार पर है। और चूंकि ये विषय सिर्फ राज्य का नहीं, पूरा देश का विषय है और इस विषय पर समय समय पर समीक्षा गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ज्वाइंट ऑपरेशन से कई उपलब्धियां हासिल भी हुई हैं। आप लोगों ने सुना होगा बूढ़ा पहाड़ जैसे दुर्गम इलाके में 30 सालों के बाद कोई राजनीतिक व्यक्ति वहां पहुंचता है तो लोगों में कितनी उमंग होती है वो हमने देखा, महसूस किया। हम खुद गए थे, आपके भी कई पत्रकार मित्र लोग गए थे। वहां तक हम लोगों ने पहुंचने का काम और चूंकि तुरंत कोई ऑपरेशन होगा, चाहे वो नक्सल ऑपरेशन हो या शरीर का ऑपरेशन हो, तुरंत तो घाव भरेगा नहीं, उसमें वक्त लगेगा। और किस तरीके की जरूरतें हमें और जरूरत है, राज्य को क्या संसाधनों की जरूरत है, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, योजनाओं की आवश्यकता है, उन सबों पर बात करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में ईडी मामले में सुनवाई है, जो आपने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उस पर क्या कहें? उस पर क्या कहना है? कानूनी कार्रवाई कानून की तरीके से चलेगा। आपको उम्मीद है, राहत की उम्मीद है? अब कानून के पास जो सच है उसको रखा जाएगा और कानून की दृष्टि में क्या होगा वो कानून तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विज्ञान भवन जा रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक है। नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री अपने आवास से रवाना हो रहे हैं और विज्ञान भवन जा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और निश्चित रूप से उनकी तरफ से जैसा बताया गया कि झारखंड को लेकर के तमाम बातें रखेंगे। झारखंड में नक्सल के खिलाफ जो ऑपरेशन चला, केंद्र और राज्य के सहयोग से जो ऑपरेशन चला, तमाम मुद्दों को झारखंड के मुख्यमंत्री आज इस बैठक में रखने वाले हैं। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।
और झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में ये सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन और उसके अधिकार को कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर आगे क्या हो सकता है, जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड हाईकोर्ट में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई होगी। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि लगातार अगर आप देखें ईडी को लेकर जो चीजें चल रही हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 5 समन जारी किए गए हैं, उस लिहाज से ये याचिका जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाईकोर्ट में दर्ज कराई गई है उस पर आज सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस याचिका के जरिए ईडी के समन और उसके अधिकार को चुनौती दी है। आपको याद होगा कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और वहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया था। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और आज उस पर सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत सारी बातें ईडी को लेकर कही है और देश भर में ईडी के द्वारा जो इस वक्त कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। जो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कही जा रही है कि उनके नाम बेनामी संपत्ति है, उसको भी कहीं ना कहीं खारिज किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और कल उन्होंने कहा कि अगर मैं जिस समुदाय से आता हूं, मैं आदिवासी युवा हूं, नौजवान हूं और सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री नहीं होती है, तब इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कही गई है। लेकिन इसी हाईकोर्ट से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो याचिका दायर की है उस पर सुनवाई होगी और ये देखना होगा कि हाईकोर्ट के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत दी जाती है या नहीं दी जाती है। क्या हाईकोर्ट उन्हें ईडी दफ्तर जाने को कहेगा या फिर ईडी के ये कहा जाएगा कि जब तक पूरी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाए। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और सिक्किम में आई विनाशकारी बाढ़ में झारखंड के कई जिले के करीब 120 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा के कामगार शामिल हैं जो सिक्किम में कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम में लगे हुए थे। इसी दौरान बादल फटने से हुई तेज बारिश में वो फंस गए और इसकी जानकारी मजदूरों ने मजदूर संघ के सचिव को देते हुए मदद की गुहार लगाई है। इलाके में हो रही तेज बारिश और बाढ़ की वजह से वो एक ही कमरे में रहने को विवश हैं। वहीं उनके सामने राशन पानी का संकट आ गया है। कामगारों की माने तो बादल फटने की वजह से कई लोग पानी के तेज बहाव में बह गए थे, लेकिन अभी भी सभी फिलहाल सुरक्षित स्थान पर ला लिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के कई मजदूर इस वक्त सिक्किम में फंसे हुए हैं। तो तेज बहाव में बहे मजदूरों की बची जान, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सिक्किम में ये भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। बादल फटने की वजह से, भारी बारिश की वजह से तबाही मच गई है और इसमें झारखंड के कई मजदूर फंसे हैं जिन्होंने अपने मजदूर संघ के लोगों से गुहार लगाई है ताकि उनकी जान की सुरक्षा की जा सके। और अगली बड़ी खबर बोकारो से आपको बताएं, जहां बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा पावर प्लांट का गेट जाम आंदोलन समाप्त हो गया है। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कोलकाता में डीवीसी प्रबंधन के साथ संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधियों की सकारात्मक बातचीत के बाद इसका ऐलान किया। विधायक ने कहा कि डीवीसी मुख्यालय प्रबंधन ने वार्ता में सभी मांगों को मान लिया है और इसीलिए आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। घोषणा के बाद बोकारो थर्मल में 72 घंटे से चल रहे गेट जाम आंदोलन को आंदोलनकारियों ने गुरुवार रात करीब 8 बजे हटा लिया और इस तरह यह आंदोलन समाप्त हुआ। वहीं बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर खुद को आदिवासी बताने और विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के भी 2 पूर्व आदिवासी मंत्री लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा पर एसीबी में मामला दर्ज किया गया था और ऐसे में सीएम की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने मामले में हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार करने की नसीहत दी है।
कौन सी कानून की किताब में ऐसा लिखा है कि जाति, संप्रदाय, धर्म के आधार पर कानून की नजरों में लोगों की जो गिनती है वो अलग अलग हो जाती है? तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ये उस समय उनका आदिवासी के प्रति प्रेम कहा गया था जब उनकी सरकार ने हमारे दो पूर्व आदिवासी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और लुई मरांडी पर एसीबी में मामला दर्ज कराया था और एक अनुसूचित जाति के भी हमारे मंत्री अमर बावरी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था इसी सरकार ने। और अगली खबर बोकारो से आपको बताएं, जहां 4 दिन से हुई लगातार बारिश के बाद गरगा डैम में पानी छोड़े जाने के बाद से गरगा नदी उफान पर है। इस वजह से गरगा नदी में बने छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं गरगा नदी में जलस्तर बढ़ने को लेकर लोग काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि अपनी दिनचर्या को लेकर नदी किनारे पहुंच भी रहे हैं और उनके साथ बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जिससे खतरे की आशंका बढ़ जाती है। बोकारो के सेक्टर 1 को भर्रा से जोड़ने वाले छोटे पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो रहा है। इस पुल के बगल में जरूर बड़ा पुल बना हुआ है, लेकिन छोटा पुल रहने की वजह से लोग इससे होकर आवागमन कर रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। हल्का ही बारिश में पुल एकदम भर जाता है और उसे डैम जब खुलता है तो और उसे ज़्यादा पुल पूरा ढप जाता है और आना जाना आने को बहुत दिक्कत होता है। पुल जाने भर जाने पर कोई बच्चा आना जाना बंद हो जाता है, स्कूल दूसरा बच्चा जा नहीं पाता है और यही सब लेकर हमारे समस्या बहुत ज़्यादा ही हम लोग का समस्या है। अगल बगल वाला फिर निकल नहीं पाते हैं, बच्चा से डर लगता है कि कोई बच्चा गिर नहीं जाए पुल में। और कोडरमा में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को चलने में काफी मुश्किल हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों से कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है और यहाँ रहने वाले लोग नगर परिषद को भारी भरकम टैक्स भी चुकाते हैं, फिर भी स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ के लोगों को यहाँ से घर छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाता है। इतनी बारिश के बाद घर में पानी घुसने के साथ साथ स्कूल के बच्चे लोग जो नहीं जा पाते हैं, सब तरह से परेशानी है। पानी बरसना कि यहाँ के सब लोगों को घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाकर रहना पड़ता है। अगली खबर गिरिडीह से आपको बताएं, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़कों पर जलजमाव और घरों में पानी भर जाने से लोगों को काफी समस्या होती है। वहीं गिरिडीह के देवघर मुख्य मार्ग स्थित सीओजेब के पास सड़क पर बने गड्ढे से लोगों को आवागमन करने में समस्या होती है, जिसको लेकर लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश है। और अधिक जानकारी देने गिरिडीह से संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के सीओडी में और यह मुख्य मार्ग है गिरिडीह से देवघर के बीच का। लेकिन यहाँ पे हल्की सी बारिश होने के बाद यह पूरे जगह तालाब में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे हमेशा जो सैकड़ों गाड़ियों का आगमन लगातार होते रहता है, आना जाना लगा रहता है और लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गिरिडीह से मधुपुर देवघर का ये मुख्य मार्ग है। ऐसे में सड़क खराब होने की वजह से, जगह जगह पे बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से अगर शहर में हल्की सी भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो रास्ता है बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, खंडोली पर्यटक स्थल है, वो जोड़ती है और इसी रास्ते के माध्यम से लोग जाते हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं की जो गाड़ियां होती है, वैन होते हैं, उसको तो दिक्कत हो ही रहा है, साथ में जो आम आदमी है उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहना चाहते हैं कि देखिए आप इस तरह से अभी रोड का हालत है, सब पास हो रहा है, इतना इतना आदमी गाड़ी पास हो रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, कम से कम बरसात का समय है तो इतना रोड खराब है, कॉलेज वाला रोड है, कम से कम सरकार को थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए। दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ हादसा भी हो सकता है, तो इसके सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो यहाँ का है। तो स्थिति को देखते हुए जब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये आप राज्य सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि रोड जल्द से जल्द बनाइए। और यहाँ का जो विधायक है, वर्तमान विधायक सोनू जी से मैं कोशिश किया, उनसे अमल नहीं हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि की लापरवाही साफ देखी जा सकती है कि सड़क पर, मुख्य मार्ग पर जो NH को भी जोड़ती है, उस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और हल्की सी बारिश होने के बाद यहाँ पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, पानी घरों में घुस जाते हैं, बावजूद सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, इसे रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ
आवागमन करने वाले हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और रामगढ़ में पतरातू डैम का जलस्तर लगातार बढ़ने से कुल 3 फाटकों से पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। कल देर शाम डैम का तीसरा फाटक खोला गया। 3 फाटक से 3-3 इंच पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। अभी डैम का जलस्तर 1329 रेडियस लेवल है। डैम के 2 फाटक बुधवार को खोले गए थे। फाटक खोलने के पूर्व निचले इलाके के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अभी फाटक संख्या 3, 4 और 6 से पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। और पिछले 5 दिन से हो रही बारिश से धनबाद का तोपचाची झील लबालब हो गया है। इसी झील से कोयलांचल के एक बड़े हिस्से को वाटर सप्लाई की जाती है। बारिश नहीं होने से तोपचाची झील में 48.6 फीट पानी ही बचा रह गया था, जिससे जल संकट की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन बारिश होने से अभी 57.3 फीट पानी जमा हो गया है। इधर बारिश और झील में पानी जमा होने से तोपचाची का इलाका काफी सुहावना हो गया है, जिसकी वजह से पर्यटक भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद कोयलांचल में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश कहीं आफत बनकर आई तो कहीं राहत भी दी है। हम अभी तोपचाची झील में हैं और यह झील 5 दिन पहले पानी की कमी से जूझ रहा था, लेकिन इस 5 दिन के बारिश के कारण अब इसका लेयर बढ़ चुका है। पहले जहां इस तोपचाची झील में पानी 48.3 इंच थी, वहीं अब इस पानी की जो कैपेसिटी है 57.3 इंच हो गई है। यानी अब कोयलांचल वासियों को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। अगर यह 5 दिन की बारिश नहीं हुई होती तो ये हो सकता था कि तोपचाची झील से जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होती है वहाँ पानी की समस्या आ सकती थी, लेकिन इन 5 दिनों के बारिश के कारण तोपचाची झील अब लबालब भर चुकी है। हालांकि अगर बात की जाए तोपचाची झील की तो यह इसकी कैपेसिटी 72 फीट 6 इंच की है और ऐसी स्थिति में इसके फाटक को खोलना पड़ता था, लेकिन पिछले 10 साल से यह स्थिति तोपचाची झील में नहीं हुई है। तोपचाची झील से पानी की सप्लाई कतरास, तेतुलमारी, सिजुआ, छाताबाद और कई अन्य क्षेत्रों में होती है। सबसे बड़ी बात है तोपचाची झील से पानी की सप्लाई बिना मोटर, बिना बिजली की होती है। 1924 में इस झील को अंग्रेजों ने बनाया था और यह झील तब से कोयलांचल वासियों की पानी की प्यास बुझाने में बहुत ही अधिक सहायक हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल लेते हैं